Hello students, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. My name is Akshay Arora. In this video, I'll be teaching you the system of linear equation in matrices and determinant. So let us start with this very important topic, solving a system of equations using the matrix method. तो आपके पास एक system of equation दिया हुआ है और ये तीन वेरिएबल्स के अंदर है a1x b1y plus c1z is equals to d1, a2x b2y c2z is equals to d2, a3x b3y plus c3z is equals to d3. और आपको ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसमें आपको x y z की वैल्यू निकालनी है. तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड की मदद से एक्स वाई जी की वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर आप मैट्रिक्स मेथड नहीं यूज करना चाहते हैं तो अलजेब्रा के कुछ मेथड्स हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उनका यूज में लेके भी आप आराम से एक्स वाई जी की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन क्वेश्चंस में अगर आएगा कि यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, तो यू नीड टू सॉल्व यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड ओनली. ओके, और इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे जेईई मेंस के अंदर आते हैं जहां पे वो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात करता है. जैसे हमारे सामने है ना एक ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, दिस इज द ए मैट्रिक्स जिसके अंदर हमने सारे के सारे कोएफिशिएंट्स डाल दिए हैं. एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. फिर हमने एक मैट्रिक्स ली है कैपिटल एक्स. कैपिटल एक्स मैट्रिक्स में हमने सारे अननोन्स रखे हैं एक्स वाई जी. फिर हमने मैट्रिक्स ली है एक कांस्टेंट वाली, दैट इज कैपिटल बी. कैपिटल बी के अंदर हमने सारे कांस्टेंट्स रखे हैं d1 d2 d3. अब ये जो ax इज इक्वल्स टू बी करने से ना ये तीनों इक्वेशंस बन गई हैं. मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने सबसे पहले मैट्रिक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया. कैसे? क्योंकि अगर हम सोचें जब हम इसको मैट्रिक्स प्रोडक्ट में लिखेंगे a1 b1 c1 को जब आप x y z से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का जब भी आप प्रोडक्ट करते हैं ना तो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है. तो a1 x से मल्टीप्लाई होगा b1 y से और c1 z से. तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल्स टू यहां पे आपने लिख दिया d1 कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स. इन द सेम वे a2x b2y c2z इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया यहां पे आपके पास d2, यहां पे d2 लिखेंगे. एंड इन द सेम वे a3x b3y c3z इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया आपके पास में d3. तो आपने क्या किया, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसको आपने ax इज इक्वल्स टू b में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे a जो है वो सारे कोएफिशिएंट से बन रही है, x मैट्रिक्स जो है वो अननोन से है और b मैट्रिक्स जो है दैट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द कांस्टेंट्स. तो ax इज इक्वल्स टू b लिख दिया हमने. अब जैसे ही हमने ax इज इक्वल्स टू b लिखा तो अब हमें x मैट्रिक्स निकालना है. x मैट्रिक्स निकालना है तो हम a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे सामने a इनवर्स इनटू b. नाउ वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, और a इनवर्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट ऑफ a. तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे सामने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b. तो ये हमारा बोलते हैं इस मेथड को गॉस जॉर्डन मेथड. तो गॉस जॉर्डन मेथड या फिर मैट्रिक्स मेथड टू गेट द वैल्यू ऑफ द एक्स मैट्रिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली इंटेंशन क्या था, एक्स मैट्रिक्स निकालना. एक्स मैट्रिक्स के अंदर सारे अननोन रखे हुए हैं और वो अगर एक्स मैट्रिक्स आपके पास आ गई है, सोचो 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड जी की वैल्यू 3 हो जाएगी. इन दिस वे यू कैन इवैल्यूएट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड. अब हम आगे बढ़ते हैं. हर बार है ना मैट्रिक्स मेथड से रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दी जाएंगी हो सकता है वो कंसिस्टेंट हो और हो सकता है वो इनकंसिस्टेंट हो. तो सबसे पहले तो ये समझो कि कंसिस्टेंसी होती क्या है. जब भी आपके पास कम से कम एक सोल्यूशन मिलता है दैट इज नोन एज द कंसिस्टेंट इक्वेशंस, और अगर आपके पास एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता दैट इज नो सोल्यूशन, दैट इज नोन एज इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. तो आपको या तो कम से कम एक सोल्यूशन मिल रहा है तो दो कैटेगरी हो गई, या तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन, या फिर इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे. तो कंसिस्टेंसी दो तरीके से हो सकती है, यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन. और इनकंसिस्टेंसी केवल एक तरीके से हो सकती है, नो सोल्यूशन. अब हमें x की वैल्यू a इनवर्स इनटू b है और a इनवर्स की वैल्यू है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट ऑफ a इनटू b है. अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है. अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो एक्स मैट्रिक्स आराम से डिफाइंड करी जा सकती है, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो है तो कुछ भी आए प्रोडक्ट, ऊपर वाला प्रोडक्ट जीरो आए या ऊपर वाला प्रोडक्ट नॉन जीरो आए, ये आराम से एक्स मैट्रिक्स डिफाइन की जा सकती है. तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, पहला वाला केस या दूसरा वाला केस, तो उसमें एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन. अब अगर ऊपर वाला भी जीरो हो गया ना तो फिर x की मैट्रिक्स के रिजल्ट जो आएंगे वो 0 0 0 आएंगे, मतलब स्मॉल x भी 0, स्मॉल y भी 0 और स्मॉल z भी 0. जब x y z तीनों के तीनों 0 आते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन. तो अगर मान लो ऊपर वाला नीचे वाला तो नॉन जीरो है और न्यूमरेटर 0 है तो उसे हम बोलेंगे
ट्रिवियल सोल्यूशन। कंसिस्टेंट इसलिए बोला क्योंकि सोल्यूशन तो मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन तो है, लेकिन ट्रिवियल सोल्यूशन इसलिए क्योंकि एक्स वाई जी तीनों की तीनों उस वक्त जीरो हमें मिल जाएंगे अगर न्यूमरेटर भी जीरो हो गया। अब है ना, पहला केस हमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर नॉन जीरो, लेकिन न्यूमरेटर हो गया भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो एक्स वाई जी आपके पास 0 0 0 तो नहीं आएंगे, उसे हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन जहां पे 0,0,0 मिलता है, और नॉन ट्रिवियल मतलब अदर देन द ट्रिवियल इज नॉन ट्रिवियल, तो यहां पे हमें मिलेगा कंसिस्टेंट होगा नॉन ट्रिवियल। तो दोनों जो ये फर्स्ट एंड सेकंड केस है, दे आर द केसेस ऑफ द यूनिक सोल्यूशन। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में है ना डिनोमिनेटर जीरो। अब डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तो सोल्यूशन हमें यूनिक तो नहीं मिलेगा, मतलब एक्स वाई जी की वैल्यू परफेक्टली तो नहीं मिल पाएगी। अब दो केसेस बनेंगे, या तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन। तो अगर मान लो न्यूमरेटर भी जीरो डिनोमिनेटर भी जीरो, तब तो आप लिख देना इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर मान लीजिए न्यूमरेटर आपका नॉन जीरो लेकिन डिनोमिनेटर जीरो है, तब लिख देना नो सॉल्यूशन। तो डिनोमिनेटर जीरो है, न्यूमरेटर नॉन जीरो, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम आ जाएगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हमारा मैट्रिक्स मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर जीरो आ जाता है ना, तो फिर हम एक्स मैट्रिक्स निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड चली जाती है डिनोमिनेटर जीरो होने की वजह से। तो इस वजह से मैट्रिक्स मेथड फेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप इनवर्स निकालते हो तो हमेशा इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो नॉन सिंगुलर है। तो मतलब अगर आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए, फॉर यूनिक सोल्यूशन, अगर आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए, मतलब एक्स वाई जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, सो ए शुड बी नॉन सिंगुलर। ए मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो कि कोएफिशिएंट से मिलकर बनी है। सेकंड, द मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स द यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स सोल्यूशन है ना, वो आपको यूनिक सोल्यूशन ही देता है, क्योंकि इनवर्स यूनिक आता है। क्योंकि अगर नॉन सिंगुलर होगी तो इनवर्स यूनिक आएगा, और इनवर्स यूनिक आएगा तो फिर आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी हो गई। अब ये तो हुआ मैट्रिक्स मेथड, जिसे हम गॉस जॉर्डन मेथड में बोलते हैं, उससे हम एक्स वाई जी की वैल्यू पता लगा सकते हैं। दूसरा मेथड हुआ क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में थोड़ी सी मेहनत आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उससे आप ये सारी चीजें फिर भी पता लगा सकते हो, कंसिस्टेंसी भी पता लगा सकते हो, एक्स वाई जी की वैल्यू भी पता लगा सकते हो। तो जैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दी होंगी, क्रैमर्स रूल है ना, बेसिकली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से आता है। क्रैमर्स रूल में आपके पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा, और अगर आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से डेल्टा बनाना चाहेंगे, तो डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है जो कि कोएफिशिएंट से मिलकर बनी है। कोएफिशिएंट में a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 एक डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आपने डाल दिया तो डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा वन कैसे निकालोगे? जो डेल्टा का पहला कॉलम है ना, उस a1 a2 a3 को हटा दो और d1 d2 d3 डाल दो, तो ये डेल्टा वन आ जाएगा। डेल्टा का जो दूसरा कॉलम है b1 b2 b3, इसको हटा दो और ये d1 d2 d3 डाल दो दूसरे कॉलम में, तो डेल्टा टू आ जाएगा। और डेल्टा का तीसरा कॉलम हटाने के बाद अगर आपने d1 d2 d3 डाल दिया तो आपके पास डेल्टा थ्री आ जाएगा। अब ये है ना, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा तो x दे देगा। डेल्टा वन एक डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करना पड़ेगा, डेल्टा को भी सॉल्व करना पड़ेगा, डेल्टा टू को भी सॉल्व करना पड़ेगा, डेल्टा थ्री, चार डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे, एक्सपांड करने पड़ेंगे यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम जो तुम्हें पसंद है। जब एक्सपांड कर दोगे उसके बाद आपके पास x का जो फॉर्मूला होगा वो डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y का फॉर्मूला डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, z का फॉर्मूला डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, नॉर्मल रेशियोज को डिवाइड करोगे एक्स वाई जी की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव है, एरर होने के चांसेस मैट्रिक्स मेथड के कंपैरिजन में कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर में बच्चों से गलतियां हो जाती है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में गलतियां कम होती है, होती तो तब भी है बच्चों से, लेकिन कम होती है। इस वजह से इस मेथड में थोड़े से रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें? तो देखो, सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। यहाँ पे डेल्टा उस डिटर्मिनेंट से बनेगा जो कि कोएफिशिएंट से मिलकर बना है, 2 5 7, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 -1। अब इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग? तो यहाँ पे एक्सपेंशन हमने अबाउट द रो वन लगाया, 1 लिखा, -5 एंड -7 तो -12 आ गया, फिर -1 लिखा, ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, -2 -14 तो यहाँ पे -16 आ गया। फिर हमने लास्ट वाला 1 लिखा, ये रो छोड़ा, ये कॉलम 2 -10 2 -10 हमारे पास में आ गया -8। सो दिस इज माइनस का 12, दिस इज प्लस का 16 एंड देन माइनस का 8, माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 20 माइनस का 20 प्लस का 16 हमारे पास आ गया -4। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा बना डेल्टा।
डेल्टा क्लियर हो गया आप सभी को? आई होप यहां तक क्लैरिटी मिल गई है। अब आते हैं डेल्टा वन। डेल्टा वन में हम क्या करेंगे, पहला जो कॉलम है उसको हटा के हम कॉन्स्टेंट्स डाल देंगे 9, 52 एंड 0, और बाकी दो कॉलम्स है ना डेल्टा वाले, उनको सेम रखेंगे एज इट इज, तो ये डेल्टा वन मिल जाएगा। अब डेल्टा वन कैसे मिलेगा, 9 हमने उठाया तो यहां पे हमारे पास -5, माइनस का 7, माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 12 मिल जाएगा। फिर हमने माइनस का 1 उठाया, माइनस का 1 उठाया तो माइनस का 52, माइनस का 0 तो माइनस का 52 लिख दिया। फिर प्लस का 1 उठाया, प्लस का 1 उठाया, 52 इंटू 1 एंड 0, तो यहां पे हमने 52 लिख दिया। यहां भी क्लियर हो गया आपको? सो दिस बिकम्स -108, दिस बिकम्स प्लस का 52, दिस बिकम्स प्लस का 52, 52 एंड 52 104, 104 में से 108 आपको सबट्रैक्ट करना है तो रिजल्ट विल बी -4। अब है ना आपके पास में अगर x निकालना है, सो दैट x वैल्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा वन जो आपने निकाला दैट इज -4, डेल्टा जो ओरिजिनली निकाला दैट इज ऑल्सो -4, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से आपके पास x आ जाएगा। इन द सेम वे आपको डेल्टा 2 सॉल्व करना होगा, यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ y। इन द सेम वे आपको डेल्टा 3 सॉल्व करना होगा, यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ z। जब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आ जाते हैं तो x y z भी निकालना बहुत आसान है। तो चलो एक काम करते हैं, डेल्टा 2 निकालते हैं। डेल्टा 2 के लिए हमें क्या करना होगा, पहला रो एज इट इज रहेगा 122, ये जो दूसरा पहला कॉलम एज इट इज, दूसरे कॉलम में 9, 52 एंड 0 डाल देंगे आप, तीसरा कॉलम 1, 7 एंड -1 विल रिमेन सेम। नाउ लेट अस ट्राई टू ओपन अप दिस डिटर्मिनेंट। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, 1 लिखा आपने, 52 इंटू -1, माइनस का 52 हो गया, देन आपने माइनस का 9 लिखा, देन आपके पास में आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 14, तो ये हो जाएगा माइनस का 16, फिर आपने प्लस का 1 लिखा, एंड यहां पे आपके पास में आ गया 0 -104, तो यहां पे आपने माइनस का 104 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 52, देन आपके पास में माइनस का 9 इंटू 16, तो ये 144 हो गया, ऑल राइट, और ये माइनस का 104 हो गया, दिस इज -104। अब क्या हुआ हमारे पास, -52 -104, माइनस का 156, माइनस का 156 प्लस का 144, इट विल गिव यू अ रिजल्ट -12। मतलब डेल्टा 2 की जो वैल्यू आ गई है माइनस का 12 आ गई है। अब माइनस के 12 को माइनस के 4 से डिवाइड करोगे, प्लस का 3, x भी आ गया, y भी आ गया, z या तो आप डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से निकाल लो, या फिर आप एक काम करो, किसी भी इक्वेशन में x और y डाल दो, x की जगह 1 रख देना, y की जगह आप 3 रख देना, 2 + 3 5, और z की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी इन दैट सिचुएशन। सो 135 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द क्रैमर्स रूल। अगर यहां तक क्लैरिटी मिल गई है, सो मूविंग अहेड टू द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और क्रैमर्स रूल में कंसिस्टेंसी का पता कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनना। इफ डेल्टा इज नॉन जीरो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन। तो जैसे आपने डेल्टा निकाला था यहां पे क्रैमर्स रूल में, वो कोफिशिएंट से मिलकर बना था a1 b1 c1, a2 b2 c2, और यहां पे आपने लिखा था a3 b3 c3, दिस वाज डेल्टा। अगर ये नॉन जीरो आ गया ना तो आप लिखोगे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। फॉर्मूले अगर आप देखोगे ना इसके, x की वैल्यू है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा आ रहा है डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो तो x तो डिफाइंड होगा ना, और x डिफाइंड है तो यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर डेल्टा नॉन जीरो है सो देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर डेल्टा जीरो है तो आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की वैल्यू को भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर डेल्टा जीरो है और एटलीस्ट वन ऑफ दीज इज नॉन जीरो, मतलब ऊपर वालों में से, न्यूमरेटर में से एक भी अगर नॉन जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर तो जीरो चल ही रहा है, डेल्टा तो जीरो चल ही रहा है, तो आपको मिलेगा इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। इन दैट सिचुएशन आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर तीसरा केस है कि जहां पे डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सारे के सारे जीरो चल रहे हैं, तब आपको मिलेगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दैट विल बी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो, दोनों ही केसेस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। लेकिन अगर नो सॉल्यूशन हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है, इसमें कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की चेक करनी है। सो हाउ विल आई बी एबल टू चेक, कैसे चेक करूंगा? मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेल्टा निकालूंगा।
डेल्टा निकालने के बाद हमें 3 देन -1 देन माइनस का 2 देन हमें यहाँ पे 0 देन 2 देन -1 यहाँ पे हमने 3 देन माइनस का 5 एंड देन 0 लिख दिया। ये हमने लिखा है डेल्टा की वैल्यू। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। एज सुन एज आई सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, सो 3 टाइम्स 0 -5 and then -1 times, here I'll write 0 -3 and then -2 times 0 -6। तो यहां पे हमारे पास -15 आ गया, यहां पे हमारे पास माइनस का 3 आ गया, यहां पे हमारे पास प्लस का 12 आ गया। 6 into 2 12। तो यहां पे हमने जब इसको सॉल्व किया, सो रिजल्ट हमें जो मिल रहा था दैट वाज -18 + 12 एंड विच इज -6। तो ये हमारा जो रिजल्ट आ रहा है यहां पे दैट इज नॉट गिविंग अस अ वैल्यू 0। देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है डेल्टा की वैल्यू वो नॉन जीरो है, और डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है तो यहां पे आप लिख देंगे यूनिक सोल्यूशन। दिस विल बी अ यूनिक सोल्यूशन। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई है हाउ वी गॉट द यूनिक सोल्यूशन। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ये कैसे हुआ, देन वी आर मूविंग अहेड। अगला क्वेश्चन भी सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ये आपको सॉल्व करना है, चाहे क्रैमर्स रूल से करो चाहे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वो लीनियर इक्वेशन है जहां पे जो कांस्टेंट पार्ट होगा दैट विल बी जीरो इन एवरी इक्वेशन। इसमें कांस्टेंट पार्ट जीरो होगा, d1 d2 d3 नहीं है। a1x b1y c1z इज इक्वल टू जीरो, a2x b2y c2z इज इक्वल टू जीरो, a3x b3y c3z इज इक्वल टू जीरो। तो कांस्टेंट पार्ट इन ऑल द थ्री इज जीरो। अगर कांस्टेंट पार्ट इन ऑल द थ्री इज जीरो तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन की खास बात है कि तीनों की तीनों इक्वेशन 0,0,0 को सैटिस्फाई करती हैं। अगर आप एक्स वाई जी की जगह 0 0 डाल देंगे तो हमेशा आपको ये तीनों इक्वेशंस में 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब इन तीनों का एक सोल्यूशन तो कंफर्म है, दैट इज 0,0,0। ठीक है, इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन तो कंफर्म है। अब है ना, एक केस ऐसा भी बनता है जहां पे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो ट्रिवियल तो मिलता ही है, साथ में नॉन ट्रिवियल भी मिलते हैं। तो उस केस को डिस्कस करते हैं। डेल्टा बनेगा कोफिशिएंट से, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आएगा आपके पास में, जो क्रैमर्स रूल में पढ़ा हमने। अगर डेल्टा 0 आ गया तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और ट्रिवियल दोनों मिल रहे होंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर डेल्टा नॉन जीरो है, आपका डेल्टा नॉन जीरो है तो उस वक्त एक ही सोल्यूशन मिल रहा होगा, दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन। दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। क्या आपको समझ में आ गया? अब हर क्वेश्चन में आपसे पता है क्या पूछता है वो, कि नॉन जीरो सोल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस भी इस होमोजीनियस के पास होने चाहिए। देन यू नीड टू फाइंड द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे अभी एक इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में है, फॉर विच द गिवन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस है, मतलब ट्रिवियल तो होते ही है हमेशा 0,0,0, लेकिन हमें नॉन ट्रिवियल भी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसका जो डेल्टा है दैट इज 0। वी नीड टू इक्वेट दिस डेल्टा 0। सो आई हैव द वैल्यू sin 3 थीटा, then I have -1, then I have +1, then I have cos 2 theta, then we have 4, then 3, then we have 2, then 7 and then 7। इसका जो डिटर्मिनेंट है we will be equating this determinant to 0 for obtaining the non-trivial solutions। तो हमने इसको expand किया, sin 3 theta लिखा तो 28 minus 21, so I have 7, then -1 into -1, तो यहाँ पे हमने +1 लिखा, ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया। 7 times cos 2 theta minus 3 times 2, so it becomes 6। फिर हमने प्लस का 1 लिखा, उसके बाद 7 times cos 2 theta, और यहाँ पे हमने लिखा माइनस का 8 और इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से हमें ऐसा थीटा निकालना है जो 0 से 90 में लाए करे और इसको सेटिस्फाई करे। तो देखो हम अगला पेज पे लिखते हैं 7 times sin 3 theta। ऑल राइट, फिर एक्सपांड करते हैं 1 into 7 cos 2 theta and 1 into 7 cos 2 theta, तो 14 cos 2 theta बन जाएगा। सो आई एम राइटिंग हेयर प्लस 14 cos 2 theta। आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। देन यहां पे है हमारे पास -6 एंड देन यहां पे है माइनस का 8, -6 - 8 इट विल बी -14। सो वी आर राइटिंग हेयर -14 इज इक्वल्स टू 0। लेट अस टेक दिस 7 कॉमन, वी आर लेफ्ट विद sin 3 theta, then it will be 2 times cos 2 theta and then it will be -2
and this result is equals to 0. So sin 3 theta value is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ये तो sin 3 theta की वैल्यू हो गई. फिर cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. ये cos 2 theta की वैल्यू हो गई. And then minus 2 is equals to 0 हो गया. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पूरे को है ना सिंप्लीफाई करते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. सो 4 sin cube theta सबसे पहले लिख दिया हमने. I have written in the first place. Is there a term of sin square? Yes. 2 into 2 minus 4 sin square theta. I hope ये भी आपको क्लियर हो गया. Is there a term of sin? Yes. So 3 sin theta. यहाँ पे हमने लिख दिया 3 sin theta. फिर 2 into 1 2 हो गया एंड माइनस का 2. तो यहाँ पे हमने 2 और 2 आपस में कैंसिल कर दिया. इस पूरे में से हमने sin थीटा को कॉमन लिया. इस पूरे में से sin थीटा को कॉमन लिया, एक नेगेटिव को कॉमन लिया. सो वी आर लेफ्ट विद 4 sin स्क्वायर एंड हेयर वी आर लेफ्ट विद 4 sin and here we are left with 3 and this results into 0. But this 3 should come with a negative sign. So that is why I am removing this positive and I am writing minus 3. So the product of two quantities is 0, but this quantity needs to be factorized further. So it is of the form of 4t square, then we have 4t and then we have minus 3. So that is why what I can do, I can write this 4t in the between as 60 minus 2t. I am just trying to factorize. So 2t I am taking common, 2t plus 3 minus 1 I am taking common, 2t plus 3. So I'll be left with the two factors 2t minus 1 and 2t plus 3. तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे 2 sin theta minus 1 और यहाँ पे आप लिख देंगे 2 sin theta plus 3. तो ये भी आपको क्लियर हो गया. इज इक्वल्स टू 0 और एक साइन थीटा और चल रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे एक तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आई, यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हाफ आई और यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू -3/2 आई. तो ये -3/2 वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि साइन जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है और ये -1 से 1 के बीच में नहीं आ रही है. If I talk about this, sin theta is equals to half, so theta will be equals to pi/6. And if I talk about sin theta is equals to 0, so theta will be equals to 0 और pi. लेकिन 0 से pi/2 रहना है तो 0 ओपन इंटरवल में है, 0 I need not to consider. pi/6 I can consider. इधर से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो इन्होंने हमसे पूछा the value of theta for this equation has a non-trivial solution is pi/6. So pi/6 will be the final answer for this particular question. I hope बच्चों you are able to understand the complete concept of system of linear equations in the matrices and determinant unit. तो आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.